हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, 10वें लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसे देख लेते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है? अभी तक हम लोगों ने करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, है ना। और फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बेस्ड यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो भी मेथड्स हैं, है ना, मेथड ऑफ सिमेट्री वगैरह, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो ये है आज का लेसन प्लान। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल की ग्रुपिंग। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी सेल्स का कॉम्बिनेशन। सेल यानी, है ना, जो बैटरी बनाए जाते हैं बच्चों, बैटरी बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं बच्चों, है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली तीन तरीके से ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे? सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल और मिक्स्ड। ठीक है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, है ना, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी ई, भी और आर के बीच में क्या रिलेशन है इसे देखना है हमें। क्लियर है? तो बच्चों आप समझो कि हमने लास्ट लेक्चर से पहले ये जो तीनों टर्म है क्या हमने डिस्कस किया है? टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखता है बैटरी, यानी सेल। ठीक है बच्चों, सेल कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। ये सपोज इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अंडरस्टूड? अब मैं अगर इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ूंगा, है ना, जब ये सर्किट ओपन रहेगा उस समय कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन जब ये सर्किट क्लोज होगा तो इससे क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बैटरी का जो है ना बेटा, दो केसेस होते हैं। ठीक है, बैटरी दो कंडीशन, अंडर दो कंडीशन, टू कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसको बंद कर दूंगा, है ना, स्विच को ऑन कर दूंगा बच्चों, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? करंट बहना शुरू होगा। ठीक है, आई। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है? हम इस बैटरी का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो ये बैटरी क्या हो रही होगी? डिस्चार्ज हो रही होगी। सेल क्या हो रही होगी? डिस्चार्ज हो रही होगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स। आपने देखा है कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है? रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, तो आप उसको यूज करने के बाद वापस से क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। तो दो प्रोसेस हो सकते हैं। जब आप उसको यूज कर रहे हो तो वो क्या है? डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, और जब आप उसको
क्या बोलते हैं, वापस से चार्ज करते हो तो वो रिचार्जिंग प्रोसेस है। जैसे कि आपका मोबाइल है ना, मोबाइल में भी क्या लगा होता है, बैटरी लगा होता है। आप उसको दिन भर यूज करते हो तो उस समय वो डिस्चार्ज होता रहता है, आप उससे करंट क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। और जब आप चार्जिंग में लगाते हो तो उस समय क्या होता है, उसको हम रिचार्ज कर रहे होते हैं। रिचार्ज कर रहे होते हैं तो उसमें मतलब करंट वापस देते हैं, है ना। डिस्चार्जिंग के वक्त हम करंट उससे बाहर ड्रॉ करते हैं और रिचार्जिंग के वक्त करंट उसमें डाला जाता है। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं बैटरी के, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अंडरस्टूड। मैं बात कर रहा था सबसे पहले कि ईएमएफ होता क्या है, वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों जब ये सर्किट पूरा नहीं होता है, जब ये सर्किट सपोज ओपन है, ठीक है, व्हेन सर्किट इज ओपन, तो जब सर्किट ओपन होगा तो उस समय क्या होगा बच्चों, यहां से जो करंट निकलेगी वो नहीं निकलेगी, वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो जिस समय हम सर्किट को ओपन रखते हैं, बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है, उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहे थे, ईएमएफ बोले थे, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये नाम से ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार का फोर्स है, बट इट इज नॉट एक्चुअली फोर्स, इट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बेसिकली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अंडरस्टूड। तो व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ, the maximum potential difference across the positive terminal and negative terminal of a battery when no current is being drawn from it। जब इससे हम कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस समय उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अंडरस्टूड। ठीक है, अब दूसरी चीज जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, जब हम इस सर्किट को पूरा कर देते हैं, इस समय करंट ड्रॉ होता है, ठीक है, जब करंट ड्रॉ होता है उस समय इनके बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन वी आर एक्चुअली ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम इट, है ना, जब हम इससे करंट को ड्रॉ कर रहे हुए उस समय, है ना, मतलब जब पाथ आपका क्लोज है, सर्किट जब क्लोज है, उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो आपने ईएमएफ सीखा, टर्मिनल वोल्टेज सीखा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने क्या देखा बच्चों कि जब ये हम सर्किट पूरा करेंगे, ये क्या है, कंडक्टर है, तो जब करंट इधर से इधर को फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट में, है ना, एक्सटर्नल जो कंडक्टिंग वायर है उनमें जो करंट के फ्लो का अपोज होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो करंट है, अच्छा हमको पता है भाई कि करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बह रहा है तो करंट के डायरेक्शन में कौन बहता है, पॉजिटिव चार्ज बहता है। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे चल रहे होंगे करंट के डायरेक्शन में, और यहां तक क्या करंट यहां से चल करके यहां जाके रुक जाता है, सॉरी चार्ज यहां से चल करके यहां जाके रुक जाता है क्या, नहीं, चार्ज रुकता नहीं है, वो क्या होता रहता है, वापस सर्कुलेट होता रहता है। ये फिर से सर्कुलेट होगा, ये फिर से सर्कुलेट होगा, ये फिर से सर्कुलेट होगा, तो ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन चलता रहता है जब तक करंट का बहना चालू रहता है। आई क्या बात समझ में। तो बच्चों यहां से यहां तक गया कंडक्टर में, अब अंदर में क्या करेगा, तो अंदर में भी चलना पड़ेगा। ठीक है, सेल के अंदर, इवन इनसाइड द सेल, उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो क्या वहां पर भी उसके चलने का कोई अपोज करता है, चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो यस, ठीक है, सेल के अंदर भी, है ना, करंट के फ्लो का, चार्ज के फ्लो का, है ना, अपोज होता है, और उस अपोजिशन को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इनसाइड द सेल और बैटरी बाय द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, चार्ज के फ्लो का या करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक सेल को, ठीक है, एक सेल, जनरली सेल को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, आइडियल सेल, आइडियल सेल और प्रैक्टिकल सेल।
आइडियल सेल और प्रैक्टिकल सेल। तो आइडियल सेल जो होता है उसमें रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है, ठीक है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R और इसका ईएमएफ मान लो E, ठीक है। तो एक जो आइडियल सेल होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है बच्चों। एक जो आइडियल सेल होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो आप इसको किस तरीके से शो कर सकते हो, ये आप सिंपली इस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है। तो हम जो जनरली अभी तक लिया करते थे ऐसा सिंबल के साथ, तो इसका मतलब हम उसको क्या करा करते थे, आइडियल सेल मान करके यूज करा करते थे। तो आइडियल सेल का सिंबल इस तरीके से होता है, क्लियर है। आइडियल सेल का सिंबल इस तरीके से होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल सेल होंगे यानी प्रैक्टिकली R इक्वल टू 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, है ना। प्रैक्टिकली R 0 नहीं होता है। तो जब प्रैक्टिकली R 0 नहीं होगा तो प्रैक्टिकल सेल का ये कैसा होगा, सिंबल इस तरीके से, ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये हुआ एक सेल, ठीक है, ये हुआ एक सेल। तो दिस इज प्रैक्टिकल सेल, है ना। प्रैक्टिकल सेल का सिंबल इस तरीके से, है ना। आइडियली आप इस तरीके से बना सकते हो। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल, दैट इज 0, और प्रैक्टिकल सेल का R इक्वल टू 0 नहीं होगा, R कुछ ना कुछ होगा, समझ गए। तो इस तरीके से अपन सेल को क्या करा करते हैं, शो करा करते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले थे बच्चों, E, V और R के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में हम लोगों को रिलेशन पढ़ना है। आओ समझते हैं कैसे। तो बच्चों मान लो मैंने एक सेल बना ली, ठीक है, ऐसा। ये वाला टर्मिनल जो है ना, ये पूरा क्या हो गया बच्चों, सेल हो गया, है ना। इसका ईएमएफ कितना है E और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R। टर्मिनल वोल्टेज कौन कौन से टर्मिनल दिख रहे हैं, A टर्मिनल और B टर्मिनल, है ना। हमें क्या करना है, इसके बीच का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। मान लो टर्मिनल वोल्टेज मतलब, है ना, इसके ये पूरा सेल हुआ ना, दिस इज सेल, ठीक है। सेल के दोनों जो टर्मिनल है, कौन कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कब, जब उससे हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों जब हम इससे करंट ड्रॉ करेंगे, है ना, जब हम इसको यूज कर रहे होंगे, कैसे यूज कर रहे होंगे, यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, है ना। सपोज मैंने ऐसा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो बताओ करंट किधर से फ्लो करेगा, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है बच्चों, तो ऐसा एक करंट फ्लो करेगा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से एक करंट फ्लो करेगा I, ओके। तो बताओ अभी का जो केस है इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। तो हम चूंकि देखो बैटरी से करंट निकाल रहे हैं ना, बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो बैटरी का क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा, बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। आ रही बात समझ में। तो ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, ओके। तो हम इसको बोल देते हैं डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमको केवीएल लगाना आता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, वोल्टेज इक्वेशन लिखने आता है। यस ऑब्वियसली हमें वोल्टेज इक्वेशन लिखना आता है। तो मैं क्या करता हूं, ए से बी, है ना, ए से बी चलता हूं, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ। तो बच्चों बताओ यहां का पोटेंशियल क्या, VA, यहां से गए यहां पर, बैटरी को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हायर से लोअर। तो क्या हुआ, हम डिक्रीज हुए तो क्या लिया करते थे, माइनस, ठीक है। अच्छा R में ड्रॉप क्या लूंगा, प्लस की माइनस। तो देखो करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे तो क्या करते थे, प्लस करते थे, है ना। तो प्लस IR, है ना, प्लस IR, है ना। कहां पहुंच गए बेटा, B पर पहुंच गए, तो इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, B, अंडरस्टूड, ठीक है। तो बच्चों BB को मैं इधर बुलाता हूं तो हो जाएगा VA माइनस VB, इसको उधर ले जाता हूं प्लस E, इसको इधर ले जाता हूं माइनस IR।
ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस IR। ठीक है। तो देखो ये जो सेल था, सेल का है ना एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेल है, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। VA माइनस VB आपको क्या दे दिया बच्चों, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया क्या है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी है ना, मिल गया आपको। कब, जब आप करंट निकाल रहे हो। तो देखो आपको मिल गया क्या, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। ओनली V से भी काम चला सकते हो। ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या आया देखो, E माइनस I इंटू R। ठीक है। V बराबर क्या आया, E माइनस I इंटू R। अच्छे से समझ में आया। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस वोल्टेज, EMF और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू E माइनस IR होता है। ठीक है। V इक्वल टू E माइनस IR होता है। आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब देखो यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब मैं करंट नहीं ड्रॉ कर रहा हूंगा है ना, जब मैं नहीं करंट ड्रॉ कर रहा हूंगा तो I क्या होगा, जीरो। और जब I जीरो होगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। तो देखो यहां से भी इस बात का सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जब करंट हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय इसके बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, EMF के बराबर होता है ना। व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल विल बी कॉल्ड क्या, EMF। ठीक है। तो यहां से भी हमें मिलता है। तो V इक्वल्स टू E माइनस IR ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, आप इस इक्वेशन को लिखेंगे है ना, कब, जब हम उससे करंट को निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। तो ये है हमारा रिलेशन। अच्छा, तो चार्जिंग प्रोसेस में कुछ चेंज होगा क्या, चार्जिंग के दौरान कुछ परिवर्तन आएगा क्या, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग। अब चार्जिंग के दौरान क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, डिस्चार्जिंग मतलब जब हम यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग अ बैटरी और सेल वी आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम इट, बट व्हेन वी आर चार्जिंग इट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट टू अ पावर सप्लाई है ना, और उस पावर सप्लाई से करंट अब इसके अंदर जाता है। ठीक है। पहले इससे हम बाहर निकाल रहे थे, अब करंट क्या होगा, उसके अंदर डाला जाएगा है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, सेल का सिंबल बना लिया जाए, तो ये हो गया बच्चों सेल हमारा, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, टर्मिनल्स A और B है ना, ऐसे टर्मिनल्स हो गए। तो इस बार क्या होगा बच्चों, इसमें से करंट निकालोगे कि डालोगे, तो डालोगे, तो इस बार करंट क्या होगा, इधर फ्लो करेगा। ठीक है। तो अब करंट चार्जिंग के दौरान जो है करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। क्लियर है बात। अब देखो चलो फिर से इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां का पोटेंशियल VA इधर गए बच्चों, प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस गए तो क्या हो गया, घटा, घटा तो क्या हो गया, माइनस E हो गया। अब ये देखो ये क्या लूंगा, प्लस लूंगा कि माइनस, अभी तो करंट के डायरेक्शन में हूं तो माइनस होगा, तो माइनस IR कहां पहुंच गए बच्चों, B पर, तो V एट B। तो क्या हुआ देखो, VB को इधर बुलाओ तो VA माइनस VB, और ये दोनों उधर जाकर के क्या हो गया, E प्लस IR। तो देयरफॉर इसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो V इक्वल्स टू E प्लस IR। तो क्या आपको कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, यस सर, ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग दोनों समय इक्वेशन काफी अलग होता है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V इक्वल्स टू E माइनस IR, और ड्यूरिंग चार्जिंग है ना V इक्वल्स टू E प्लस IR। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है, बैटरी से करंट निकल रहा है या बैटरी को करंट डाला जा रहा है। समझ गए क्या, दोनों ही केसेस में इक्वेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक। अब देखो बच्चों कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इन दोनों इक्वेशन से पूछे जाते हैं।
क्या, जैसे कि देखो पहला इक्वेशन जो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाला था वो क्या था, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, है ना, ये था। तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा बच्चों, है ना, आपसे यहां पर पूछा जाएगा क्या क्या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है। ध्यान से देखो, इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ठीक है, इन केस ऑफ, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं किस केस में, डिस्चार्जिंग के दौरान। डिस्चार्जिंग के दौरान क्या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो सकता है? तो सोचो क्या हो सकता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रहा है बच्चों, तो डिस्चार्जिंग हो रहा है तो कुछ ना कुछ करंट होगा, आई फ्लो करेगा। जब कुछ आई फ्लो करेगा तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ईएमएफ से माइनस हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ई माइनस दिस है, तो कैसे हो सकता है ना, इतना पार्ट तो उसमें माइनस हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा नहीं हो सकता कभी भी ईएमएफ से ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, है ना, मैं नोट करके दिखा दे रहा हूं। ड्यूरिंग discharging terminal voltage can never be greater than, ठीक है, can never be greater than EMF, ओके, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लेकिन चार्जिंग के दौरान ऐसा हो सकता है क्या, चार्जिंग के दौरान ऐसा हो सकता है क्या, देखो यहां पर V क्या है, E प्लस आई आर, ई से आई आर बड़ा है ना, V देखो दिख रहा है कि नहीं, आ रही बात समझ में, V माइनस ई इक्वल्स टू आई आर, देखो तो V है ना, V से E क्या है, बड़ा है, कितना, आई आर, अंडरस्टूड। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो फिर से एक नोट लिखते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्या ये पूछता है कि टर्मिनल वोल्टेज, ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर रहा कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ, तो सही है कि गलत है? तो गलत है, क्योंकि इस केस में टर्मिनल वोल्टेज छोटा है और इस केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या है, बड़ा है ईएमएफ से। अगर आपको बोलता है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नेवर बी ग्रेटर देन ईएमएफ, तो ये भी गलत है, क्योंकि इस केस में बड़ा हो सकता है। अगर आपको बोला जाता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि डिस्चार्जिंग का केस है, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज कैन नेवर बी ग्रेटर देन ईएमएफ, तो फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और क्या केस लग रहा है उसको अच्छे से अप्लाई करना है, अंडरस्टूड। तो ये रहा भाई हमारा रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन डिफरेंट केसेस, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो हमारे पास सेल की ग्रुपिंग के कितने टेक्निक्स हैं? 3 टेक्निक्स हैं, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। तो वी विल स्टार्ट विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या होगा सीरीज ग्रुपिंग का मतलब? समझिए, सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपके जो सेल्स है, सेल्स का एक एंड दूसरे
एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस वे में, है ना, कौन सा, ये देखो, ये क्या हुआ भाई, एक सेल हुआ, है ना, दिस इज वन सेल, ईएमएफ मान लो E1 और रेजिस्टेंस मान लो R1, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने क्या किया, दूसरा सेल लिया, ठीक है, ये दूसरा सेल हुआ E2 और R2, फिर ये मेरा तीसरा सेल हुआ E3 और R3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 सेल्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो भाई, एक सेल का एंड दूसरे सेल के एंड से, फिर उसका अगले से, उसका अगले से, ऐसा एंड टू एंड आपका जुड़ा रहेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहेंगे। आगे क्या बात समझ में, व्हाट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो व्हेन, है ना, वन टर्मिनल ऑफ, ठीक है, व्हेन वन टर्मिनल ऑफ cell is connected to the another terminal of next cell and so on, then we call it series grouping of cells। तो इस तरीके से हमने सीरीज ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। तो अलग अलग हमने सेल्स ले लिए, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ करके सर्किट को कंप्लीट कर देता हूं, आर रजिस्टर से जोड़ करके। तो बच्चों ऑब्वियसली क्या होगा आप बताओ, है ना, ये देखो, ये मान लो यहाँ का ए बोल लेता हूं और यहाँ का बी बोल लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को सी बोल लेता हूं और इस पॉइंट को डी बोल लेता हूं, ऐसा, क्लियर। तो अब आप इस सर्किट को देख करके बोलो कि करंट किधर फ्लो करेगा। तो ऑब्वियसली बच्चों करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है, तो ये इस तरीके से बाहर आएगा, है ना, इस तरीके से बाहर आएगा, क्लियर। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये कितना ले लूं मैं, सपोज I ले लूं, ठीक है, I मैंने करंट ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि सब में करंट सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो ऑब्वियसली चूंकि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी याद करो, करंट क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर। तो इन सब में क्या होगा, वही सेम I करंट फ्लो करेगा। तो ये भी I, ये भी I, है ना, ये सारे क्या है, I है। आगे बात समझ में, चलो। तो हमारे को इस तरीके से मिला बच्चों, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसके टर्मिनल्स कौन कौन से हुए, ए और सी। आ रही बात समझ में, इसके टर्मिनल्स कौन हुए, ए और सी। तो ए और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, मान लो इसको बोला मैंने V1। तो भाई अभी अभी हमने रिलेशन देखा है, क्या V और E और R में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि V इक्वल्स टू E माइनस I R होता है बच्चों। तो यहां पर E कितना है, E1, I तो I है, और R कितना है, R1। तो ये एक इक्वेशन बन गया बच्चों। सिमिलरली इसके लिए, है ना, इस वाले सेल के लिए, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज फॉर सेल 2, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज फॉर सेल 2। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली टर्मिनल वोल्टेज फॉर सेल 3 क्या हो जाएगा बच्चों, V3 इक्वल्स टू E3 माइनस IR3, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत, आगे बात समझ में आपको। तो भाई ये हो गया तीनों टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल VA इसके बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है, सपोज A से B तक टोटल टर्मिनल वोल्टेज सपोज कितना है, V है। लेट टोटल टर्मिनल वोल्टेज across the combination is V, है ना।
टोटल जो कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज यानी ए से बी तक का टर्मिनल वोल्टेज सपोज V है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल्स टू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना बच्चों। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर A, ठीक है, इसको क्या बोल लेता हूं, इक्वेशन नंबर A। ओके, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं क्या करता हूं कि इस सर्किट को, है ना, एक इक्विवेलेंट सर्किट से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो अभी हमने कितने सेल्स यूज किए हैं, 3 सेल्स यूज किए हैं। जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट यूज करूंगा तो क्या कोशिश करूंगा कि इन तीनों के बराबर काम करने वाला एक अकेला सेल मिल जाए। तो मैंने एक ऐसा अकेला सेल बना लिया जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या बोलूंगा, ई इक्विवेलेंट बोलूंगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा, आर इक्विवेलेंट बोलूंगा। ठीक है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, इसके बीच में हमने जोड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। ठीक है, अब याद करो बच्चों, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, जब हम किसी के इक्विवेलेंट को फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो 3 या 4 मिलकर के जो काम कर सकता है वो ये अकेला काम कर सकता है, देन ओनली वी विल कॉल कि ये जो है उनके इक्विवेलेंट है, उन 4 के इक्विवेलेंट है, उन 3 के इक्विवेलेंट है ना। तो सिमिलरली ये सेल जो है अगर इन तीनों के बराबर काम करेगा तो अब हम इसको कहेंगे क्या, ये इक्विवेलेंट है। तो क्या काम कर रहा था, देखो ये तीनों मिलकर के आई करंट निकाल रहा था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, आई करंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो आई करंट इसमें फ्लो करेगा, और इनके बीच में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V होगा, है ना। इसके बीच में टर्मिनल वोल्टेज V होगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए बच्चों, देखो चलो इक्वेशन लिखो, V यहां का क्या है, V A, अंडरस्टूड। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, और यहां पर देखो क्या हो जाएगा, अपोजिट में जा रहे हैं प्लस हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, VB। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, यानी दैट इज V। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर B। ठीक है, तो ऐसा हमने लिख लिया, इक्विवेलेंट सर्किट में ये आया और नॉर्मली क्या था, ये था। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर A है इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। V का वैल्यू यहां से मिल गया, V1 का वैल्यू यहां से मिल गया, V2 मिल गया, V3 मिल गया, इन सबको इक्वेशन नंबर A में पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर A में पुट कर दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन A, तो V के बदले क्या लिख सकते हैं, E इंटू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 क्या आया था बच्चों, E1 माइनस आई R1। V2 क्या आया था, E2 माइनस आई R2, और V3 क्या आया था, E3 माइनस आई R3, है ना बच्चों, ऐसा आया था। ठीक है भाई, तो इसको देखो मैं E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख सकता हूं, माइनस आई कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और इधर क्या है, E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब आप क्या करो बच्चों, इस तरफ और इस तरफ LHS और RHS को कंपेयर करो। ठीक है, तो देखोगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो देयरफॉर E इक्विवेलेंट कितना हो गया, देखो E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना बच्चों, और I इंटू आर इक्विवेलेंट और I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I कैंसिल हो गया बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो
जो सीरीज, जब हम सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है वो सारे ईएमएफ्स का सम हो जाता है, और आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वो सारे रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस तो बिल्कुल वही है जो हम पहले पढ़ा करते थे कि सीरीज में ऐड होगा तो क्या होगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो वैसे ही आर इक्विवेलेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ईएमएफ भी क्या हो रहा है, उसी तरीके से उसी वे में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है भाई। तो ये है सीरीज ग्रुपिंग में कैसे जोड़ना है और उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो 3 सेल्स थे तो बच्चों ऐसा लिखा मैंने, और सेल्स होंगे तो क्या होगा, वो इस तरीके से ऐड होता चला जाएगा। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड शो। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से आप सीरीज ग्रुपिंग में निकाला करेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा बच्चों, सीरीज ग्रुपिंग में भी थोड़ा सा टाइप होता है। सीरीज ग्रुपिंग में आपको दो चीजें देखने मिल सकती है। क्या? एक बच्चों, सीरीज क्या बोल सकता हूं मैं इसको, सीरीज एडिशन, और एक हो सकता है सीरीज अपोजिशन। ठीक है, ये दो चीजें देखने मिल सकती है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं अगर इस तरीके से बना रहा हूं, इस तरीके से, तो देखो ये E1 R1 E2 R2 E3 R3 है ना, इस तरीके से। तो देखो एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा है, फिर इसका माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा है। ठीक है, ऐसा। तो जब ये ऐसा होता है ना, तो आपने क्या देखा, ये पूरे ऐड हो गए, E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, इस तरीके से ऐड हो गए पूरे। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा वो बेसिकली सीरीज एडिशन वाला ही था। ठीक है, सभी क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, है ना, सारे सेल्स के जो डायरेक्शंस होंगे वो सेम होंगे इस तरीके से। तो हम कहते हैं इसको कि सीरीज एडिशन में है। अंडरस्टूड? इसको क्या कहते हैं, सीरीज एडिशन में है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर इनमें से है तो सीरीज एडिशन का मतलब क्या हो गया, अगर आपको डिफाइन करना हो तो व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, है ना, मतलब अपोजिट पोलैरिटी आपस में ऐड होना चाहिए। डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी का होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, मैं दो को लेकर के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो दो को ही समझो। अभी मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हटा देता हूं, तो ये जैसा कि है, तो ये क्या है, सीरीज एडिशन है। ठीक है, ये क्या है, सीरीज एडिशन है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, एक को ऐसा रखता हूं और दूसरे को ऐसा रखता हूं, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, इसकी ये देखो माइनस माइनस से जुड़ गया, है ना, इसमें क्या था, माइनस प्लस से जुड़ा हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां देखो कौन दो जुड़े हुए थे, माइनस और प्लस, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, माइनस और माइनस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब भी तो यहां पर E1 प्लस E2 हो जाएगा, बट यहां क्या होगा बच्चों, E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये सीरीज एडिशन और ये सीरीज अपोजिशन। ठीक है, तो सीरीज एडिशन कब होगा, जब क्या होंगे, नेगेटिव पोलैरिटी अगले वाले के पॉजिटिव पोलैरिटी से जुड़ा होगा। ठीक है, when negative terminal
cell is connected to positive terminal of next cell, they are in series addition grouping. ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज एडिशन ग्रुपिंग बोलेंगे. ठीक है, तो जब सीरीज एडिशन होगा तो उस समय ई इक्विवेलेंट क्या होगा, बस जो अभी पढ़े थे E1 प्लस E2 एंड सो ऑन. लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में कुछ प्लस माइनस नहीं होता, वो सिर्फ प्लस, उसमें माइनस तो कुछ होता ही नहीं. ठीक है, तो उसका आर इक्विवेलेंट वैसे ही रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन. ठीक है, ये आप ध्यान में रखें कि सीरीज एडिशन में है, सीरीज अपोजिशन में है, क्या है, नहीं है. ठीक है, दूसरा जो है सीरीज अपोजिशन. ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, सिमिलर पोलैरिटी आपस में कनेक्टेड होंगे, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा होगा. तब आपको क्या समझ जाना है, वो जो है अपोजिशन पोलैरिटी, अपोजिशन सीरीज में है. ठीक है, इफ सिमिलर, ठीक है, इफ सिमिलर पोलैरिटी ऑफ बोथ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, they are in series opposition. एग्जाम्पल के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है, ये क्या है, सीरीज अपोजिशन है. इस कंडीशन में, इस हालात में ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2. ठीक है, ऐसा, या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा, जो भी बड़ा हो. ठीक है, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट सेम रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है चीजों को. तो सीरीज ग्रुपिंग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया. तो बच्चों इधर देखो, अभी जो हमने एक सर्किट बनाई थी, है ना, कुछ इस तरीके से बनाई थी. ठीक है, E1, R1, E2, R2, E3 और R3, है ना. और इधर एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था कैपिटल R, और हमने बोला इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I. अगर मुझे इस I को कैलकुलेट करने बोल दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा. ठीक है, तो बच्चों मैं इसको सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करूंगा. तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होंगे, देखो अब मैं इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल इससे दिखा सकता हूं. इसको क्या बोलूंगा, E इक्विवेलेंट, और इसको क्या बोलूंगा, R इक्विवेलेंट. ठीक है, और इधर क्या है बच्चों, रेजिस्टर R. तो अब कुछ इस प्रकार से सर्किट बन गया. तो अब इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है भाई, इतना, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, दिस प्लस दिस. करंट क्या होता है बच्चों, करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज, तो E इक्विवेलेंट, है ना, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R इक्विवेलेंट. इस चीज को जब मैं रखूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, है ना, क्या मिल जाएगा बच्चों, करंट मिल जाएगा. ठीक है, तो जब भी आपको करंट ढूंढना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, है ना. अब जो भी आपका E इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, आप उसको रख दो और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब सवाल उठता है बच्चों, मान लो एक केस लेता हूं मैं, स्पेशल केस. जनरली जो हम बात करते हैं वो सीरीज एडिशन का ही बात करते हैं, रेयरली आपको सीरीज अपोजिशन रहेगा. ठीक है, स्पेशल केस, इफ एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E and internal resistance small r are connected in series with, ठीक है, in series with
external resistance R, then find R, करंट फाइंड करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपको, मतलब ऐसा केस हमने लिया है। तो बच्चों इस कंडीशन में E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सबसे पहला सवाल है ना, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, इस तरीके से। तो चूंकि ये सारे क्या है, सिमिलर है, तो सारे क्या है इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ E क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बताओ कितने हो जाएंगे टोटल, n टाइम्स E। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखना है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स है तो उसका सीरीज ग्रुपिंग करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स E हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R प्लस है ना, कितने बार, n टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये n टाइम्स R हो जाएगा। हो गया, तो भाई इसको याद रखना है कि सीरीज ग्रुपिंग में जो है R इक्विवेलेंट n टाइम्स R होता है, E इक्विवेलेंट n टाइम्स E होता है। कब, जब सारे सारे सेल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो अब मैं इस सर्किट को इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, E इक्विवेलेंट जो कितना है, n टाइम्स E, और ये क्या हुआ, R इक्विवेलेंट जो कितना है, n टाइम्स R। और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टर किससे जोड़ा है आपने, R से। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, तो करंट क्या होता है भाई, वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना है, n टाइम्स E, रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस n R। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। इसमें कितना करंट फ्लो होगा भाई, तो इतना करंट फ्लो होगा। आगे बात समझ में, अच्छे से समझा। ठीक है, तो ये हुआ भाई आपका स्पेशल केस। बेटा आपको अगर कभी बोल दिया जाए कि n नंबर ऑफ सेल्स जो है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इस तरीके से सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसा ग्रुपिंग है बच्चा, दिख रहा है आपको, है ना, सीरीज एडिशन है, सभी एक ही डायरेक्शन में एडअप है। ठीक है, तो और हर एक का मान लो मैंने E ले लिया, R E R E R E R, है ना, ऐसा ले लिया। अगर इसमें बोला जाए कि किसी एक सेल की पोलैरिटी को चेंज कर दिया गया, है ना, दिस इज द करेक्ट वे टू ऐड, है ना, ये करेक्ट वे है। इसमें से अगर किसी एक को गलत जोड़ दें, मतलब पोलैरिटी चेंज हो गया, किसी एक को अगर गलत जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो इसको मैंने गलत जोड़ दिया, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों क्या होगा, देखो क्योंकि आइडेंटिकल है ना, E R E R E R E R। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों देखो, एक को मैंने उल्टा किया तो ये दोनों क्या हो गया, देखो सीरीज अपोजिशन में हो गया। क्या, ध्यान से समझना, ये दोनों देखो सीरीज अपोजिशन में हो गया, माइनस माइनस से जुड़ गया, है ना, सिमिलर पोलैरिटी जो एडअप हो गई, तो ये क्या हो गया, सीरीज अपोजिशन में हो गया। तो सीरीज अपोजिशन में मैंने क्या बोला आपको, E1 माइनस E2 हो जाएगा, और चूंकि आइडेंटिकल है तो ये भी E ये भी E, ये दोनों क्या हो गया बच्चों, 0। तो ये दोनों वाला सेल का इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से सुनना, मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक सेल की पोलैरिटी चेंज की, यानी एक सेल को गलत जोड़ा, तो कितने सेल के इफेक्ट को कैंसिल किया, 2 सेल के इफेक्ट को कैंसिल किया। नहीं समझा? आ रही बात समझ में? तो जब भी हम एक सेल को गलत जोड़ेंगे, एक सेल को उल्टा जोड़ेंगे, एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, तो वो 2 सेल के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो जब मैंने सही से जोड़ा था तो इसका टोटल इफेक्टिव ईएमएफ कितना आ रहा था, n टाइम्स E आ रहा था। लेकिन मैंने अगर एक सेल की पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो उसने 2 सेल की इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, यानी 2E को कैंसिल कर दिया। तो पहले NE था, है ना, पहले NE था, अब क्या हो जाएगा बच्चों,
एन ई में से दो सेल का इफेक्ट क्या हो गया, कैंसल। तो देखो ये क्या हुआ, n माइनस टू ई हो गया। आ रही बात समझ में? तो सोचो अगर मैंने दो सेल की पोलैरिटी को चेंज किया होता, तो जब मैं दो सेल को गलत जोड़ूंगा तो वो क्या करेगा बच्चों, दो और सेल को नलीफाई करेगा, दो और सेल के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो टोटल कितने सेल को के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, 4 सेल को। तो बच्चों आप जितने नंबर ऑफ सेल्स लेंगे उसके डबल, है ना, जितने नंबर ऑफ सेल्स को उल्टा जोड़ोगे, जितने नंबर ऑफ सेल्स को गलत जोड़ोगे, उसका डबल जो है ईएमएफ कम हो जाएगा। ठीक है, उसके डबल ईएमएफ कम हो जाएंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखना। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी ऐसा ही असर पड़ेगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस में सीधा उल्टा जैसा कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या, रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी होती है क्या? नहीं होती। तो रेजिस्टेंस हमेशा एडअप ही होगा, n टाइम्स आर ही होगा, लेकिन जो इसकी ईएमएफ है, इफेक्टिव ईएमएफ, उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट करके लिख लें। ठीक है बच्चों, मैं नोट करके लिखा दे रहा हूं। इफ m number of cells are wrongly connected in series grouping of n identical, ये तभी की बात हो, ये सिर्फ तभी लागू होगा बच्चों जब आइडेंटिकल सेल्स ऐड किया हमने। ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स के बारे में बात कर रहा हूं। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, इफ m नंबर ऑफ सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, देन ई इफेक्टिव जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले कितना होता था, n टाइम्स ई होता था, अब उसमें से कितने सेल्स लिए हमने गलत, m, तो उसका डबल, तो 2m क्या हो जाएगा, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा देखो, n माइनस 2m इंटू ई। इस कंडीशन में जो e है ना, इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो n माइनस 2m इंटू ई हो जाएगा। और r इक्विवेलेंट, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अभी भी क्या होगा बच्चों, n टाइम्स r ही होगा। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं एक। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं आपको डिक्टेट कराता हूं बच्चों, आपको क्वेश्चन अच्छे से लिखना है ना, आप पॉज करते जाओ, सुनते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल्स, एन स्मॉल एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, हर एक की वोल्टेज कितनी है, ई की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट। ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 5 ओम। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लगाया है, एक 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया, 5 ओम का। ठीक है, कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, कितना करंट बह रहा है इसमें, 10 एम्पियर। ठीक है, कितने सेल्स थे, n। जब n नंबर ऑफ सेल्स, है ना, सीरीज में एडेड है, हर एक का रेजिस्टर, हर एक का ईएमएफ 6 वोल्ट है, और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है,
तब उस सर्किट में कितना करंट बह रहा है, 10 एम्पियर। इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल्स विल बी 8 एम्पियर। फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल n एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पहले जो सारे सेल्स थे वो एक प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्टेड थे, यानी सीरीज एडिशन ऑर्डर में कनेक्टेड थे। तो पहला केस ये हो गया। ठीक है, जब सब सीरीज इसमें जुड़े होंगे, एडिशन में जब राइट वे में कनेक्टेड हैं, सही से कनेक्टेड हैं, तो उस समय ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, केस 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, केस 1। उस समय ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली n टाइम्स ई हो जाएगा, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली n टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है, तो और सर्किट कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ये n टाइम्स ई और ये n टाइम्स आर और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर R हो गया। तो कितना करंट फ्लो करेगा देखो, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, वोल्टेज n टाइम्स ई, टोटल रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस, तो NR प्लस R। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, अब हर एक वैल्यूज गिवन है आपके पास। इस कंडीशन में बोलते हैं कितना करंट पास हो रहा है, 10 एम्पियर, इक्वल्स टू n कितने हैं पता नहीं, E कितना है 6 अपॉन n कितना है पता नहीं, R भी पता नहीं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 5। तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बोलता है दूसरा केस, केस 2। इसमें से दो सेल को ना इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर दो सेल को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों ये दोनों देखो क्या हो गया, ये दोनों जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, प्लस वाले प्लस से ऐड हो गए, है ना, प्लस वाले प्लस से जुड़े हैं, मतलब क्या हो गया, सीरीज अपोजिशन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल। बाकी तो सही से कनेक्टेड है, ये दोनों बस गलत तरीके से कनेक्टेड है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दी। तो बताओ कितने सेल का इफेक्ट खत्म हुआ, तो बस यही दो का तो खत्म हुआ ना, यही दो बस गलत कनेक्टेड थे। तो इन दो सेल्स का इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो अब जो ई इक्विवेलेंट होगा, पहले कितना था, n टाइम्स ई था, उसमें से दो सेल का इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या हो गया, 2e। आ रही बात समझ में, तो कितना बचा देखो बच्चों, n माइनस 2 इंटू ई, n माइनस 2 ई कितना है 6। ठीक है, n माइनस 2 इंटू 6। अच्छा, आर इक्विवेलेंट, तो मैंने क्या बोला था आपको, आर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आर इक्विवेलेंट अभी भी क्या होगा, n टाइम्स आर होगा। ठीक है, तो अब सर्किट कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया आपका E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 6, और R इक्विवेलेंट क्या हो गया, n टाइम्स R, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, R। तो अब कितना करंट बहेगा, I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n माइनस 2 इंटू 6, है ना, EMF हो गया अपॉन रेजिस्टेंस n टाइम्स R प्लस R कितना होता है 5, और ये इक्वल टू है आपके किसके, है ना, 5 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर ना, सेकेंड केस में 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया इक्वल टू 8। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब अपने को निकालना है n क्या होगा, नंबर ऑफ n क्या है, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, n क्या है और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, ये दो चीजें अपने को पता करनी है। तो भाई दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10/8, है ना, nr/5 वहां भी है, nr/5 यहां भी है, प्लस 5 यहां पे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 6n/6n माइनस 12। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 60n माइनस 120 बराबर 48n, है ना, ऐसा हो गया। तो 48n इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 12n इक्वल्स टू 120, 12 से ये 10 हो गया, n इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं टोटल, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 10। ठीक है, ये निकल गया। तो अब आपको क्या निकालना है, स्मॉल r, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख करके स्मॉल r निकाल लीजिए, सपोज इस इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, देखो तो क्या होता है, 10 इक्वल्स टू n कितना आ गया, 10 इंटू 6/10 इंटू r प्लस 5। ठीक है,
तो भाई हो गया ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, 10r प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, 10r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 ओम। r बराबर क्या आया बच्चों? 0.1 ओम। तो इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो भाई सीरीज ग्रुपिंग के सारे केसेस मैंने आपको डिस्कस किए। चलो अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की ओर। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। चलो सपोज एक सेल ऐसा हो गया E1 R1 और दूसरा सेल मैंने ले लिया E2 R2। ठीक है, इस तरीके से और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ दिया कैपिटल R। तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली क्या होगा, इससे एक करंट निकलेगा सपोज I1 और इससे एक करंट निकलेगा सपोज I2। तो यहां से क्या निकलेगा? I1 प्लस I2 दैट इज I। ठीक है, तो ये कुछ केस बना। आई बात समझ में आपको? ये अच्छा, एक चीज अपने को पता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, कि जब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल ब्रांचेज के बीच में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। आई बात समझ में? तो इसके अक्रॉस भी टर्मिनल वोल्टेज V होगा और इसके अक्रॉस भी टर्मिनल वोल्टेज V होगा। क्यों होगा V? क्योंकि दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। ये चीज अपने को पता है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, तो हमने ऐसा ले लिया। अब चूंकि हमें एक चीज पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई इंटू आर होता है। तो बच्चों यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, I को इधर लेता हूं तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस वी। तो आर आई बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस वी बाय आर हो जाएगा। तो इस चीज को यूज करते हुए इस ब्रांच में I1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस V बाय R1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस ब्रांच में I2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस V बाय R2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसा आ गया। क्लियर है बात? अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट ड्रॉ करता हूं। तो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R। ठीक है, जब मैं इक्विवेलेंट कहता हूं तो इनको क्या करना चाहिए? इनके बराबर का काम करना चाहिए। इनके बराबर का काम मतलब क्या? ये क्या कर रहा है? देखो कितना करंट निकाल रहा है? I। तो इसमें करंट कितना फ्लो करना चाहिए? I। और इसके बीच में टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए? V, है ना। टर्मिनल वोल्टेज V इसमें भी था, तो इसमें भी टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए? V होना चाहिए। क्लियर है? इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए? V होना चाहिए। तो भाई अब इस वाले कंडीशन को यहां पर लगाऊं तो क्या आएगा? ठीक है, इस कंडीशन को यहां पर लगाऊं तो आएगा मेरे पास I इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट, ऐसा आ जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, है ना, जो सर्किट था वहां से आपको दिख रहा था, इसको मान लो मैं इक्वेशन 3 बोलता हूं, वहां से दिख रहा था फ्रॉम जंक्शन रूल I बराबर क्या था? I1 प्लस I2 था
था ना बच्चों। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लो। आई बराबर क्या है, ई इक्विवेलेंट माइनस वी बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इधर देखो आई वन बराबर क्या है, ई वन माइनस वी बाय आर वन प्लस आई टू बराबर क्या है, ई टू माइनस वी बाय आर टू। तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस वी बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन बाय आर वन माइनस वी बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू माइनस वी बाय आर टू, है ना, ऐसा हो गया। क्लियर। तो बच्चों इसको चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, अरेंज करते हैं थोड़ा। क्या हो गया देखो तो, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ऐसा हो गया। और माइनस V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ऐसा हो गया। अब इसको क्या करो, दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो बच्चों ये क्या होगा, इसके बराबर, और ये क्या होगा, इसके बराबर। तो इसको बराबर कर लो। देयरफॉर V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये V और ये V कैंसिल हो गया। देयरफॉर 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो क्लिक किया कुछ दिमाग में आपके। तो यहां पर भी वही चीज है ना, कि रेजिस्टेंस के साथ तो सेम ही कंडीशन हो रहा है जो वहां होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। वहां पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता था, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। तो यहां भी रेजिस्टेंस निकालने का तरीका सेम है, ठीक है। 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, समझ गए। अब देखो इसको कंपेयर करने से क्या मिलता है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो देयरफॉर E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय इनटू R इक्विवेलेंट, है ना, इनटू क्या हो गया R इक्विवेलेंट। तो भाई R इक्विवेलेंट क्या है, देखो ये है 1 बाय R इक्विवेलेंट इतना है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 बाय R इक्विवेलेंट, यहां पर R इक्विवेलेंट है तो इधर लाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या है ये, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं। तो चलो देखते हैं, आया भाई हमारे पास E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। और ज्यादा रेजिस्टेंस और ज्यादा सेल्स आएंगे तो क्या होगा बच्चों, और ज्यादा ब्रांचेस होंगे तो प्लस E3 बाय R3 प्लस प्लस प्लस, इसी तरह से 1 बाय R3 प्लस प्लस प्लस, ऐसा आप करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चों। यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या लिया, ठीक है, इस तरीके से था, है ना। तो अगर ये पोलैरिटी सेम है, ठीक है, अगर सेम पोलैरिटी है तो प्लस आएगा, और अगर उल्टा पोलैरिटी होगा तो, अगर एक ये ऐसा होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो जो उल्टा होगा ना उसमें क्या ले लेना है, माइनस लेना है। इस कंडीशन में अगर ये E1 है, R1 है, E2 है और R2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, माइनस E2 बाय R2, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, माइनस, जो अपोजिट पोलैरिटी के होंगे वहां पर माइनस, यहां पर सब प्लस ही रहेगा, ध्यान देना। रेजिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता है, उसमें सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो जो अपोजिट पोलैरिटी के होंगे उसको माइनस ले लेना इस फॉर्मूले में, बस, और कोई चेंज नहीं करना है, अंडरस्टूड। तो ये है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो कुछ स्पेशल केस लेते हैं।
special case if n number of identical cell each of EMF E and internal resistance small r, ठीक है, are connected in parallel to an external resistance capital R, find I, करंट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, अगर मैं n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट करता हूं तो E इक्विवेलेंट क्या होगा? तो हमारे पास E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? E1 by R1 E2 by R2 प्लस 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 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस प्लस प्लस। तो चूंकि आइडेंटिकल है तो सभी क्या होंगे? E by R 1 by R 1 by R 1 by R, है ना? समझ गए क्या? तो देखो क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये कितने टाइम्स है बच्चों? n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n टाइम्स E by R, और ये कितने टाइम्स है? ये भी n टाइम्स है, तो n टाइम्स n by R, ये n by R कैंसिल हो गया। क्या आया बच्चों? E इक्विवेलेंट स्मॉल e ही आया। क्या समझा आपने? अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आइडेंटिकल ईएमएफ्स है ना, आइडेंटिकल सेल्स सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट भी क्या आएगा? E ही आएगा। समझ गए क्या? n number of identical cells are connected in parallel, then combination जो बनेगा उसका भी इक्विवेलेंट क्या आएगा? E ही आएगा। क्लियर? समझ गए ये बात? दूसरा चीज R इक्विवेलेंट देख लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट, तो इसका E इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया? E आ गया। अब R इक्विवेलेंट की बारी है, तो पता ही है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल तो क्या हो जाता है? R by N हो जाता है, ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा। तो इसका हम लोग अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये EMF हो गया, और ये E हो गया, और ये क्या हो गया? R by N, और इधर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R। तो बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? EMF E by टोटल रेजिस्टेंस R by N प्लस R, है ना, R by N प्लस R, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? इतना करंट फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल ले लेते बच्चों। देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेल कुछ इस तरीके से है, 1 ओम 3 वोल्ट। फिर एक सेल है आपके पास 4 वोल्ट 2 ओम। फिर एक सेल है आपके पास 6 वोल्ट 1 ओम, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों सेल क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है विथ रेजिस्टेंस 1.6 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, 1.6 ओम से कनेक्टेड है। क्लियर है? आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों कि इसका E इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा और I कितना होगा, ठीक है, I कितना होगा।
ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द क्वेश्चन। एक 1 ओम एक सेल है जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। एक सेल है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और एक है जिसका 6 वोल्ट है और 1 ओम है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात आप ये चेक करो कि सभी सेम वे में कनेक्टेड है या कुछ डिफरेंट भी है। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये और ये क्या है, सेम वे में कनेक्टेड है, बट ये क्या है, अपोजिट वे में कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो ये चूंकि दो सेम वे में है तो इनको मैं क्या ले लेता हूं, इसको प्लस ले लेता हूं, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो अभी आपने सीखा है बच्चों कि ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, है ना, अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, है ना। ध्यान क्या रखना है, जो सेम वे में कनेक्टेड है उनको प्लस लेना है, जो अपोजिट में कनेक्टेड है उनको माइनस लेना है। तो देखो पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चों, 3/1। दूसरा जो है अपोजिट में है तो इसको माइनस ले लूंगा, तो 4/2। ठीक है, 4/2। और तीसरा क्या हो जाएगा, 6/1 अपॉन 1/R1, तो 1/1 प्लस 1/R2 यानी 1/2 प्लस 1/1। इस तरीके से हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, 3 माइनस 2 प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2, 5/2 हो जाएगा क्या बच्चों। तो 6 3 9 -2 7/5/2, तो 2 हो गया। तो 7 2 14, 14/5 वोल्ट ये ई इक्विवेलेंट हो गया। इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना है, 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 2.8 वोल्ट। तो ई इक्विवेलेंट इज 2.8 वोल्ट। ठीक है, ये मिल गया हमको। ई इक्विवेलेंट कितना आया, 2.8 वोल्ट आया। तो लिख लिया भाई यहां पर 2.8 वोल्ट। अब दूसरी चीज क्या निकालना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए तो सोचना ही नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगा लेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, है ना, ऐसा हो गया। क्लियर है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 ना, 5/2 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, 2/5। अंडरस्टूड, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/5। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0.4 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0.4 ओम। फिर और आपको क्या निकालना है बच्चों, करंट निकालना है I। तो I इक्वल्स टू मेरे, अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, E हो गया, R हो गया। E इक्विवेलेंट कितना आया था, 2.8 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना आया, 0.4 ओम। और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, 1.6 ओम। ठीक है, तो देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 अपॉन 1.6 प्लस 0.4, दैट इज 2.8 अपॉन 2, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1.4 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से देखो आपको करंट मिल गया। तो देखो इस तरीके से अपन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है मिक्स्ड ग्रुपिंग की। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो जहां मिक्स्ड ग्रुपिंग होगा तो जो पैरेलल होगा उसको आप पैरेलल की तरह सॉल्व करेंगे, और जो सीरीज में होगा उसको सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इसमें एक स्पेशल केस है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। अगर आपको ऐसा बोला जाए मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है बच्चों, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मैंने मान लो ठीक है एक ब्रांच ली और इसमें n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लगा दिए, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल।
ठीक है, हर एक सेल का ईएमएफ कितना है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर, ठीक है, ई आर ऐसा। और मान लो बच्चों ऐसे मैंने कई सारे ब्रांचेस जोड़े, ठीक है, ऐसे कितने ब्रांचेस जोड़े, एम ब्रांचेस, ठीक है, एम रोज, कितने रो जोड़े हमने, एम रोज, ठीक है, और फाइनली इसको एक एक्सटर्नल रजिस्टर आर से जोड़ दिया, फाइनली मैंने इसको एक्सटर्नल रजिस्टर आर से जोड़ दिया। क्लियर है? इस तरह का अगर आपको कहीं पर सिस्टम दिखता है तो क्या करोगे, तो पहले आप इसका सॉल्व करो बच्चों, सीरीज ग्रुपिंग सॉल्व करो। तो इसका क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या हो जाता है, n टाइम्स ई हो जाता है और n टाइम्स आर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसे ही आएगा, तीसरा वाला भी ऐसे ही आएगा, और इस तरीके से n नंबर्स m टाइम्स इस तरह से आएंगे, और ये एक्सटर्नल रजिस्टर R, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो क्या बच्चों आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब भी तो आइडेंटिकल सेल्स ही हुए ना, जिसका ईएमएफ कितना है n टाइम्स ई और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है n टाइम्स r है। तो अब क्या हो गए, ऐसे आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जुड़ गए, कितने m। तो हमने आपको अभी सिखाया था कि जब आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जुड़े होते तो ईएमएफ क्या होता है, सेम ही रहता है। आ रही बात समझ में? तो इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ई इक्विवेलेंट है ना, किसी भी एक ब्रांच के ईएमएफ के बराबर ही होगा, तो n टाइम्स ई ही रहेगा। लेकिन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तो पैरेलल का रूल लगाएगा। तो पैरेलल का रूल क्या होता है, एक का बटा नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है m, तो nr बाई क्या हो जाएगा m। तो ये जो पूरा सर्किट है वो बदल करके क्या हो गया आपका, एक ईएमएफ है ना, ई इक्विवेलेंट क्या हो गया n टाइम्स ई, और आर इक्विवेलेंट क्या हो गया nr बाई m, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया कैपिटल R, ठीक है। तो देयरफॉर इसमें जो करंट फ्लो करेगा I वो कितना हो जाएगा, ईएमएफ NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों R प्लस nr बाई m। इसमें पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज के कंसेप्ट्स, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलेंगे।